हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 में प्रश्नावली 1.2 शुरू होनी है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी आज। तो प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने बताया था आपको समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के बारे में पूरी जानकारी दी। आज मैं समुच्चय के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी दूंगी। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये समुच्चय के बारे में पूरा पेपर आपको एक पेपर पूरा मिलेगा बीएससी में, तब आपको कोई समस्या ना हो, इसलिए इसको विधिवत पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं बेटा, समुच्चय के विभिन्न प्रकार। इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। कितने हैं इसमें? कुछ जो है आपके पास है। नंबर 1 है रिक्त समुच्चय। इसको बोलते हैं बेटा नल सेट और इम्पटी सेट। नल सेट और इम्पटी सेट ये है। सेकंड है एकल समुच्चय। इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे बीएससी में ये चीज़ आपको मिलेगा, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आखिर ये चीज़ है क्या, तो इसलिए साथ में इंग्लिश भी जानना बहुत आवश्यक है। थर्ड है बेटा परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक चौथा सेट है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, तो ये 4 समुच्चय हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहला समुच्चय रिक्त समुच्चय। तो बेटा देखते हैं रिक्त समुच्चय। आखिर ये रिक्त समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना। आप तो जानते हो समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उसके अवयव को क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर में। जैसे ये ए आपका क्या है? ये समुच्चय हो गया। और ये जो मझले ब्रैकेट के अंदर, ये मझला जो कोष्ठक है, इसके अंदर जो रहते हैं जितने अवयव, वे आपके क्या होते हैं? अवयव होते हैं। ठीक है, ये इसमें जो होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी या अन्य, ये स्मॉल लेटर में रहते हैं। तो ये आपके हो गए अवयव, ये हो गया आपका बेटा समुच्चय। तो क्या कह रहा है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। मतलब जो ये बेटा अवयव है ये केवल ऐसे खाली हो, कोष्ठक हो। ठीक है, ये खाली मझला ब्रैकेट एक कोष्ठक हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। इसको बेटा रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। और इसको शून्य समुच्चय भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी कंपटीशन में भी आता है कि शून्य समुच्चय, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शून्य समुच्चय आखिर मैंने पढ़ा नहीं तो कैसे ये आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिक्त समुच्चय और शून्य समुच्चय ये बेटा दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है वो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। जो रिक्त समुच्चय होते हैं इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, या इसको ये जानते हैं, इसको फाई बोलते हैं। ये क्या है आपका? फाई। इसको फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका ग्रीक अक्षर है। ठीक है, तो आप इससे या इससे कहीं अगर इस टाइप से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को ये मझले कोष्ठक में अथवा फाई से प्रकट करते हैं। तो समझ आ गई? तो चलिए अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे बेटा पहला एग्जाम्पल देखिए, 4 से बड़ी और 5 से छोटी पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, 4 से बड़ी और 5 से छोटी। आप जानते हो 4 से बड़ी का मतलब क्या हुआ? जैसे 4 है और 5 है, ये 4 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा। आप जानते हो 4 से बड़ा और 5 से छोटा कहीं पूर्ण संख्या है? होती है? नहीं होती है ना। तो इसको कि अगर कहीं ये लिखने को आ जाए तो इसका मतलब ये
खाली, इसमें कोई सेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है कि ए इक्वल टू मझला कोष्टक एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स एंड क्या है ग्रेटर देन 2। तो अब इसमें क्या कह रहा है, x एक प्राकृत संख्या है यहाँ, तो देखिए इधर इसमें क्या है, कह रहा है 1 और 2 के मध्य, मतलब इसके बीच में, 1 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या। तो आप ये जान रहे हो कहीं अगर 1 हो और 2 हो, इसके बीच में प्राकृत संख्या कहाँ आएगी, नहीं आएगी ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये रिक्त समुच्चय हो गया। तो क्या लिखेंगे कि a इक्वल टू इतना पूरा लिखेंगे, यहाँ a रिक्त समुच्चय है क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको रिक्त समुच्चय। अब चलिए आइए देखते हैं एकल समुच्चय क्या होता है। तो देखते हैं बेटा एकल समुच्चय, इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो। एक अवयव को मीन्स क्या होता है, जैसे ये आपका जो है मझला कोष्ठक है और इसमें खाली एक ही हो, मान लीजिए 4 खाली हो, तो केवल एक ही अवयव हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। ठीक है, जिसमें केवल एक अवयव हो तो उसको एकल समुच्चय बोलते हैं। समझ गए। तो क्या कहेंगे, जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो वह समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे बेटा। पहला एग्जाम्पल, x सच दैट x + 5 = 9, जिसमें एकमात्र अवयव कितना है, ये 5 है। यहाँ पे x है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है 5, तो इसमें जो है ये तो इसमें कोई अवयव नहीं है, तो ये केवल एक अवयव यही बचा है, केवल 5 जो है आपका एक अवयव है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक समुच्चय है, ठीक है, इसके अंदर जो है मझले कोष्ठक के अंदर आपका 0 है, तो ये क्या है, 0 एक संख्या है, तो एक ही इसमें अवयव है, तो इसको क्या लिखेंगे, एकमात्र अवयव 0 है। तो समझ गए कि एकल समुच्चय क्या होता है। अब चलिए आइए बेटा देखते हैं थर्ड समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। अब देखते हैं बेटा परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब क्या है, जैसे एक साल में बेटा कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये तो पता है सबको। तो एक निश्चित है ये, अब 12 से 13 महीने नहीं ना हो जाएंगे, तो ये आपके एक निश्चित हो गया। तो वही चीज़ बता रहा है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो। जैसे सप्ताह के दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये 7 से 8 दिन नहीं हो जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो, अर्थात जिसकी गणना की जा सके। समझ रहे हो, जिसकी गणना की जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। अब सप्ताह के जो 7 दिन हैं वो एक निश्चित है और आप इसकी गणना भी आराम से कर सकते हो। साल के जो 12 महीने हैं ये निश्चित हैं, आप इसकी गणना भी जो है आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सब क्या हो गए, परिमित हो गए समुच्चय। और दूसरा क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित ना हो, अर्थात जिसकी गणना न की जा सके, क्या होता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अगर कहा जाए प्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। अब प्राकृत संख्या जानते हो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ... ये अनंत तक जाता है। ये कहाँ तक जाएगा प्राकृतिक संख्या, कुछ भी नहीं पता है, कोई आगे कोई सीमा नहीं दी हुई कि यहीं तक इनकी प्राकृतिक संख्या है।
अब ये दिया है यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये आपका क्या है, इसकी गणना आप नहीं कर सकते हो। कहाँ तक जाएगी पता नहीं, अनंत तक जाएगी, तो अनंत तक की कोई गणना तो होती नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये हो गया अपरिमित समुच्चय। अब चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं परिमित का, समुच्चय का। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। स्वर तो जानते हो, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, आप जानते हो कि अंग्रेजी का जो वर्णमाला है उसका स्वर निश्चित है, ये 5 स्वर उसमें निश्चित हैं, और इसको काउंट भी कर सकते हो भाई। ए ई आई ओ यू के अलावा कोई स्वर तो होता नहीं, बिल्कुल एक फिक्स है कि यही स्वर है, तो ये आपका क्या हो गया, परिमित है। अब सेकेंड है भारत की सभी नदियों का समुच्चय। अभी सोचोगे कि भारत की कितनी, पता नहीं कितनी नदी है, तो वो भी जो है अपरिमित होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। ये इस पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, अगर एक तरफ से अगर जो है लगा दिया जाए कि सभी नदियों को काउंट करना है या गणना करनी है, तो हो जाएगा गणना, भले 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन लगे, लेकिन उसकी गणना हो जाएगी। तो ये क्या हो गई बेटा, आपकी परिमित हो गई। ठीक है, परिमित समुच्चय हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड, इसका एग्जाम्पल अपरिमित का, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये एग्जाम्पल तो अभी मैंने बताया ही। दूसरा है एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समय। अब जैसे कोई बेटा रेखा है, अब ये कहाँ तक जाएगी कुछ भी पता नहीं है, और इस पर कितने बिंदु हैं ये कोई गिन पाएगा, नहीं गिन पाएगा ना। तो ये क्या होगा, इसकी इसकी गणना नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया आपका अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं 4 समान समुच्चय। अब देखते हैं बेटा समान समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, क्या होता है, 2 दिए गए समुच्चय, एक सेट ये दिया गया, दूसरा दिया है ये सेट। कह रहा है 2 दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव तो समझ रहे हो ना, ए का प्रत्येक अवयव मतलब ये चीज़, ये ए का अवयव है, ये बी का अवयव है। ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव भी है, तो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल द्वारा। जैसे बेटा एक समुच्चय ए आपका एक समुच्चय है, इसके अवयव कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये बी का समुच्चय है, इसके अवयव कितने हैं, 3 1 4 2। अब हम देखते हैं कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं क्या टोटल इसमें भी हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जितने भी संख्याएं इसमें हैं उतने भी संख्याएं इसमें हैं, सेम है। और आप जानते हो कि समुच्चय में चाहे आप जो है 1 2 3 4 लिखो, चाहे 3 2 4 1 लिखो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ कोई भी डिजिट जो लिखी जाती है वो एक ही बार लिखी जाती है, अगर 2 बार कहीं है तो उसको एक ही बार लिखी जाती है। तो इसमें क्या है बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, जितने मान इसमें है उतने ही मान इस बी में है। इसका मतलब ए का अवयव जो है बी के अवयव में है और बी का अवयव जो है ए के अवयव में हो, और इसको क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ए बराबर बी के। तो ये क्या हो गया आपका समान समुच्चय। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद प्रश्नावली पर अगली वीडियो में देखेंगे।